हम पोटा युवती सूत्र पर थे और बीच में हमने तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय पुंबत कर्मधारय जाति यदेशी येसु इन दो सूत्रों को पढ़ लिया था। क्योंकि कर्मधारय जहां समानाधिकरण तत्पुरुष होता है उसकी कर्मधारय संज्ञा होती है और कर्मधारय संज्ञा का फल ये है कि पुंबत कर्मधारय जातीय देशीय येसु इस सूत्र के द्वारा जाति और देशीय प्रत्ययों के परे रहते और कर्मधारय समास में, ये दोनों अलग अलग शर्त हैं, कर्मधारय समास का विषय हो तो उसको पुंबद भाव हो जाता है, पूर्व वाले को पुंबद होता है। माने कि देखो स्त्रीलिंग शब्द होंगे तो उसमें पूर्व वाला जो स्त्रीलिंग शब्द है उसको क्या करना है, पुंबद भाव। ये बात विशेष है बस, ठीक है। अब हम, क्योंकि सूत्र तो ये था, तो अब उसके उदाहरणों को बताने लग गए। तो इसके उदाहरण शुरू होते हैं इभ पोटा यहां से, ठीक है। चलिए पढ़ते जाइए, कंटिन्यू, कुछ भी नहीं। सूत्रकार तो तुम जान ही चुके हो कि वो पोटा युवती जो भी सूत्र जो शब्द सूत्र में जो शब्द पढ़े गए हैं, ऐसे उन समर्थ सुबंतों का जाति के साथ में, जो जातिवाचक समर्थ सुबंत होगा उसके साथ में क्या हो जाता है, समास हो जाता है। पूर्व में प्रयोग किसका हो उसके लिए ध्यान रखना है, जाति ही ये प्रथमांत पद है जिसकी अनुवृत्ति कंटिन्यू सूत्रों में चल रही है। तो जो जो जातिवाचक पद होंगे उन्हीं का क्या करना है, पूर्व प्रयोग करना है। जाति कैसे पहचाननी है उसका सरल तरीका बताया, वही आकृति गृहणा जाति लिंगा नाम न च सर्वभाग, उस कंडीशन को याद रखना, ठीक है। और इसी वासना से पूरे पढ़ते जाइए। इभ पोटा क्या इसका होगा विग्रह, इभीच, यही किया है ना, हाँ। पोटा चासौ इभीच माने जो पोटा भी है और इभी भी है, दोनों शब्दों का अर्थ क्या है। तो पोटा शब्द का तो मूल में ही दीक्षित जी अर्थ लिख रहे हैं। क्या अर्थ किया है इन्होंने, क्यों बच्चा, पोटा माने पोटा ऐसी स्त्री को कहेंगे जो स्त्री पुंस लक्षणा हो, माने ऐसी स्त्री जिसमें दोनों के लक्षण हो, मतलब स्त्रीत्व के हो, स्तन के शादी, और शरीर पर रोम होना, थोड़ा सा दाढ़ी मूछ होना, मतलब रोमों का बाहुल्य, इसको क्या कहा जाता है, पोटा। माने स्त्री पुंस के जिसमें थोड़ा लक्षण मिलते हैं जिस स्त्री में, उसको क्या कहा जाता है, पोटा। और इभी का मतलब, इभी किसे कहते हैं, इभ माने तो वैसे हाथी होता है, और इभी माने हाथिनी, माने ऐसी स्त्री जो मोटी भी हो। क्यों, इभ पोटा का अर्थ क्या दिया है गोविंदाचार्य जी ने, हाँ नहीं, और इभ पोटा का टोटल अर्थ क्या है, ऊपर ही दिया होगा, हाथिनी, ठीक है ना। हाँ, इभी माने हो गई हाथिनी। तो इभ पोटा जहां समझे से, वैसे ये लक्षण या ऐसी स्त्री के लिए भी, हथिनी के लिए तो प्रयोग होता ही है इभी, लेकिन ये इभी लक्षण या ऐसी स्त्री के लिए भी प्रयुक्त हो जाएगा जो मोटी भी हो और स्त्री पुम लक्षणों से युक्त भी हो। समझ गए तीनों चीजें, हाँ। तो भाई रूप तो बना लेना, इभी चासौ पोटा च, या विग्रह वैसे कर लो, दोनों तरीके से किया जा सकता है, विग्रह में तो कोई बात नहीं है। पर इनमें जातिवाचक कौन है, इभी शब्द, तो उसको इस कर्मधारय समास होने के कारण पुंबद भाव कर लेना, तो वो बन जाएगा इभ पोटा। ध्यान देना, सूत्रस्थ पोटा वगैरह जो कुछ भी पढ़े गए हैं उनका प्रयोग बाद में होगा और जो जातिवाचक हैं वो पहले होगा, ठीक है। इभी जाति है, हथिनी को देख करके समझा जा सकता है, आकृति गृहणा जाति से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। फिर देखिए आगे दूसरा है इभी चासौ युवती च, क्या बन जाएगा, इभ युवती बना लोगे ना, हाँ। युवतिस चासौ इभी च ऐसे कर लो, चाहे युवतिस चासौ इभी च, कर्मधारय समास कर लेना और इभी को पुंबद भाव कर लेना, जो पूर्व में स्थित हो उसे पुंबद भाव करते जाइए, और वो जातिवाचक है इसलिए इभ युवती बन जाएगा। इसके बाद जातिवाचक का स्तोक के साथ में समास। तो स्तोक शब्द का अर्थ होता है अल्पः, स्तोक माने थोड़ा, अल्प। तो इसलिए अब इसका विग्रह करना अग्निश्चासौ स्तोकश्च, ठीक है। विग्रह कैसे भी कर सकते हो आगे पीछे पदों को रख करके, ध्यान बस यही देना है कि जो जातिवाचक है वही पूर्व में रहेगा। तो अग्नि है वैसा जातिवाचक, तो क्या बन जाएगा, अग्निस्तोक, ठीक है। अग्नि शब्द तो नित्य स्त्रीलिंग है, उसका पुंबद भाव वगैरह की कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये शब्द तो आपका पुंबद भाव करने के लिए क्या जरूरी शर्त होती है,
जो भाषित पुंस्क होना चाहिए। ये तो शब्द भाषित पुंस्क वो होगा ना जो पुल्लिंग में भी हो, स्त्रीलिंग हो, अन्य लिंगों में भी हो। हाँ, ये कह सकते हो जो नित्यलिंगी ना हो, है ना, मतलब पुल्लिंग में वो न कहा गया हो समान प्रवृत्ति निमित्त के साथ में, ऐसा शब्द जो है भाषित पुंस्क होता है। यदि कोई शब्द नपुंसक लिंग वाला है और साथ में यदि पुल्लिंग वाला भी है तो भाषित पुंस्क हो जाएगा। यदि कोई शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में भी होता है और उसका पुल्लिंग में भी होता है तो वो भी भाषित पुंस्क होगा। जैसे अज शब्द है, अज से क्योंकि अजा बनता है तो इसलिए ये शब्द अजा भाषित पुंस्क हो जाएगा, तो क्योंकि पुल्लिंग में भी ये होता है। अग्नि शब्द वैसा थोड़ी ना है कि पुल्लिंग में अग्न होता है स्त्रीलिंग में अग्नि हो जाए, ऐसा निश्चय ऐसा नहीं है। तो भाषित पुंस्क की यही एक है विचारणा। अब अग्नि का स्तोक के साथ हो गया क्या, अग्नि स्तोक माने थोड़ी सी अग्नि, यही तो अर्थ है ना। इसके बाद है जी उदस्वित। सूत्र में फिर क्या है, कतिपय शब्द है, स्तोक कतिपय यही आया है ना। तो उदस्वित का कतिपय के साथ समास कर लीजिए। उदस्वित किसे कहते हैं, तो अमर कोश में लिखा है तक्रम ही उदस्वित। जो तक्र है उसको उदस्वित बोला जाता है। क्यों, क्योंकि वो उदकेन स्विद्यते, ये धातु वर्धन अर्थ में आती है। जो उदक से बढ़ जावे उसे बोला जाएगा क्या, उदस्वित। तुम तो कहो उदक से तो दूध भी बढ़ जाता है, पर ये शब्द कैसा है, योग रूढ़, माने योग होता हुआ रूढ़, जैसे पंकज शब्द है। अब पंख से उत्पन्न होने वाला हर कोई थोड़ी ना पंकज होता है, पंख में उत्पन्न होने वाला हर कोई थोड़ी ना पंकज होता है। पंकज तो कमल को ही कहते हैं, पंख से तो बहुत जोंक भी पैदा होती है, जो खून चूसती है उसको कोई पंकज नहीं कहता है। तो माने कि पंकज शब्द कैसा हो गया, योग रूढ़, माने यौगिक अर्थ को पूरा करता हुआ किसी एक ही अर्थ में रूढ़ होके रह गया। ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है, योग रूढ़ शब्द, समझे ना। अब तो उदस्वित, हाँ इसका विग्रह कैसे करना है, कतिपयंच तद उदस्वित च, ये नपुंसक लिंग शब्द है इसलिए विग्रह ऐसा किया है, कतिपयंच तत् उदस्वित च, थोड़ा मट्ठा छाछ, तो समास कर देना। प्राप्त संज्ञा विभक्ति लुक करके उदस्वित का पूर्व में ही प्रयोग रखना क्योंकि वो जातिवाचक है। तो और क्या बन जाएगा, उदस्वित कतिपयम। इसके बाद सूत्र में क्या आया है, गृष्टि का, कि गृष्टि क्या चीज है, तो उसको बता रहे हैं। गृष्टि का मतलब होता है सकृत प्रसूता, माने एक बार ब्याही हुई को कहते हैं गृष्टि, ठीक है। सकृत प्रसूता, एक बार ब्याही हुई को क्या कहेंगे, गृष्टि। तो विग्रह कर लीजिए, गौश्चासौ गृष्टिश्च, क्या विग्रह किए हो, गृष्टिश्च। समास कर लेना, गौ में मूल शब्द है गो, तो बना लेना क्या, गो गृष्टि। गो गृष्टि किसे कहेंगे, पहली बार ब्याही हुई गाय, जो पहली बार ब्याही है उसको क्या बोलेंगे, गो गृष्टि, समझ गए। चलिए उसके बाद उसमें शब्द आया है धेनु, गृष्टि के बाद धेनु आया है ना सूत्र में। तो धेनु किसे कहेंगे, तो आगे उसकी व्याख्या कर रहे हैं, नव प्रसूतिका, माने नव प्रसूता को, नव प्रसूता माने जो अभी अभी ब्याही है। देखो इन दोनों में अंतर है, जो पहली बार ब्याही है वो गृष्टि, अभी अभी ब्याही है का मतलब वैसे तो कई दफे ब्याह चुकी है पर जस्ट अभी ब्याही है थोड़े, तो उसके लिए एक विशेष शब्द है धेनु। अब देखो ये शब्द कैसा है, अब वो धेनु ओनली ऑन गाय सामान्य के लिए प्रयोग होके रह गया है नहीं, धेनु किसके लिए था, नव प्रसूता के लिए, नई ब्याही हुई को। तो विग्रह कर लेना, गौश्चासौ धेनुश्च, क्या बन जाएगा, गोधेनु। इसके बाद कौन शब्द है, वसा, कहा कि वसा किसे कहते हैं, कहा कि वंध्या को कहते हैं। नए नए शब्द है, आपको जानकारी भी बढ़ रही होगी इससे। वसा कहते हैं वंध्या को, वंध्या मतलब जिसके पुत्र नहीं होते, ऐसी स्त्री अथवा ऐसी गाय भी हो सकती है क्योंकि यहाँ गाय का विशेषण लगाया है। तो गोश्चासौ वसाच, माने जो गाय भी है और वंध्या भी है, तो उसको क्या कहेंगे, गो वसा। तो जो देखो जातिवाचक है वो पूर्व में ही प्रयोग हो रहा है, गो शब्द हर जगह। उसके बाद अग्रिम शब्द वेहत, वेहत किसे कहेंगे, कहा कि गर्भघातिनी, जो गर्भ का घात कर दे उसको क्या कहा जाता है, वेहत। वेहत किसे कहेंगे, गर्भघातिनी को वेहत कहेंगे। तो ठीक है, गोश्चासौ वेहत, ठीक है, तो क्या बन गया, गो वेहत बना लोगे। एक जो बेहया शब्द और प्रयोग होता है रे, उर्दू का है शायद ये, उसका अलग अर्थ में है। हाँ, हया वेहया वो अलग प्रकार के शब्द है। ये वेहत जैसे कुछ मिलजुल से रहे हैं क्योंकि वेहत भी गर्भघातिनी के उसमें है, माने निंदा जैसा ही है ये, तो उसे बोलेंगे गो वेहत। वस्कैणी किसे कहते हैं,
तरुण वत्सा, जिसका बछड़ा जवान है, उसको क्या कहेंगे? वशकैणी। बहुत ऐसे शब्द है ना, किसी से एक बार में पूछ दोगे सहसा बता ना पाएगा। ठीक है हर्ष, अब याद कर ले रहा ये शब्द विद्वता। तो क्या बन गया ये? गोस चासु वस्कैणी च गो वस्कैणी। इसके बाद सूत्र में शब्द है कठ। नहीं वस्कैणी नहीं, प्रवक्त्री है, कठ नहीं। कठ के साथ में वो कठ तो जातिवाचक है। किसके अनुसार जातिवाचक है? क्या बताया था? ये कठ शब्द कैसे जातिवाचक है? क्योंकि ये चरणवाचक है। गोत्रंच चरणई स, चरण माने वेद शाखा, ठीक है, वेद की शाखा। तो प्रवक्त्री शब्द है, तो विग्रह क्या किया है? कठश्चासौ प्रवक्ता च, यही किया है ना, माने जो कठ है और प्रवक्ता भी है, ये अर्थ है इसका। कठ का प्रवक्ता ऐसा अर्थ नहीं है, कठ भी है और वो प्रवक्ता भी है, तो उसको क्या बोलेंगे? कठ प्रवक्ता। ये कठी से भी विग्रह किया है कि कठ से ही किया है? एक बार देखना, कठ से किया है ना, कठी से भी हो सकता है, तो उसे पुंबद भाव हो जाएगा, ध्यान रखना। कठी क्योंकि स्त्रीलिंग में शब्द बनाए हैं, ठीक है। ऐसे ही कठश्चासौ, हाँ पर देखो प्रवक्त्री, हाँ ये ध्यान देने की बात है, ये पुल्लिंग जो है ना, प्रवक्ता पुल्लिंग है, इसलिए उसका विग्रह हम स्त्रीलिंग से नहीं करेंगे, यदि फिर वो कठ प्रवक्त्री बन जाएगा। समझे ना, क्योंकि समानाधिकरण होना जरूरी है। ये शब्द पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग ही है, ये समानाधिकरण पर थोड़ा ध्यान देना। कठश्चासौ श्रोत्रियश्च कठश्रोत्रियः, कठश्चासौ अध्यापकश्च कठाध्यापकः, और कठ चासौ धूर्तश्च कठ धूर्त, माने कि सब प्रकार के लोग होते थे, अध्यापक भी, श्रोत्रिय भी, प्रवक्ता भी और धूर्त जाति के भी। आज भी है धूर्त जाति के बहुत, दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं। इसलिए नीति कहता है जो जैसा हो उसकी आराधना वैसे ही करे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है भाई। अब आ जाइए अग्रिम सूत्र की तरफ। प्रशंसा वचनैश्च एतै सह जाति ही प्रागवत। एतहि माने प्रशंसा वचनई, जो प्रशंसावाचक शब्द होते हैं उनके साथ में जाति ही प्रागवत, मतलब समानाधिकरण यदि जातिवाचक शब्द है तो प्रागवत पहले की तरह समास हो जाता है, माने वो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है और वो कर्मधारय संज्ञक। इतना कहने का तात्पर्य जाने। तो चल भाई, प्रशंसावाचक शब्द कौन से होते हैं आज तुम जान जाओगे और इनका तुम प्रयोग करने लगोगे फिर, ठीक है। तत्पुरुष समास बहुत विद्वता से भरा हुआ है, इसको पढ़ने से बहुत कुछ जानकारी मिलती है। ऐसे ही गणों में भ्वादिगण बहुत विद्वता से भरा हुआ, पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और संधि प्रकरण में असंधि प्रकरण और षडलिंग प्रकरण में अजंत का पुल्लिंग और हलंत का पुल्लिंग, ये बहुत पावरफुल है। इनके पढ़ने, इन्हें जो पढ़ गया वो निश्चित व्याकरण अच्छे से। आइए, तो गो शब्द जातिवाचक है, तुम पकड़ लो बस इस बात को। जातिवाचक कैसे है? आकृति ग्रहणा जाति से ही, ठीक है। हाँ, जाति के हलंग के न्याय आदि शास्त्रों में अन्य भी लक्षण है, वो भी घटेंगे उसमें। तो देखिए मतल्लिका जो शब्द है, ए बच्चा, मतल्लिका शब्द जो है प्रशंसावाचक है, तो प्रशंसावाचक शब्द है मतल्लिका। गो का मतल्लिका के साथ में कर दिया समास, विग्रह कैसे करेंगे? हाँ ऐसे कर दो, चाहे गौस चासु मतल्लिका चेती, कैसे भी कर लो। पूर्व में प्रयोग किसका होना है? क्योंकि जाति की अनुवृत्ति है तो जातिवाचक का ही होगा। प्रशंसावाचक शब्द कहां जुड़ेगा? बाद में जुड़ेगा। तो करिए, गोस चासौ मतल्लिका च गो मतल्लिका, अर्थ क्या है? प्रशंसनीय गाय। गौ चासौ मचर्चिका च, बोलो अर्थ क्या होगा? वही ये मचर्चिका शब्द, मतल्लिका शब्द, और इसके क्या है? गौ चासौ प्रकांडम च, यही विग्रह किया है, देखो, ठीक है। हो तो गौश चासौ प्रकांडम च, ये बन जाएगा, अथवा प्रकांडम चासौ गौश्च, ऐसा कर लो, ये बन जाएगा गो प्रकांडम। गौश चासौ उद्धश्च, क्या बन जाएगा? यहां पर क्या हो गया? अवंग हो गया, देखना, गो उद्ध अवंग स्फोटायनस्य, अवंग कर देना, गबोद्ध, अब आदेश मत कर देना, नहीं तो गबुद्ध बनता। क्या बनाना है? गबोद्ध। गौश चासौ तल्लजश्च, क्या बनेगा? गो तल्लज। अर्थ क्या होगा? प्रशंसनीय गाय, वही अर्थ है, ठीक है। इन सब का अर्थ एक साथ बता दिया, प्रशस्ता गौ इत्यर्थ। क्योंकि वो शब्द प्रशस्तवाचक हैं, है? अच्छा देखो, तो देखो भाषा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नृप, नृप तल्लिका, नृप मचर्चिका, नृप प्रकांडम, ठीक है। आजकल इसको तो ऐसे भी करते हैं, पंडित प्रकांडम, कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है। हिंदी में तो कहते हैं अरे ये तो प्रकांड पंडित है, पर संस्कृत में थोड़ा उधर ले जाना है,
उस प्रकांड शब्द को। क्यों? प्रशंसावाचक शब्द बाद में जुड़ते हैं, जाति ही पहले रहता है। समास है ना भाई, व्यवस्था है तो संस्कृत की अपनी। हमें क्या कहना चाहिए? पंडित प्रकांडम, ठीक है। पंडितोद्ध, पंडित तल्लज, इसको तो विद्वत शब्द है ना, विद्वत तल्लज बहुत फेमस शब्द है। विद्वत तल्लज माने प्रशंसित विद्वान, ठीक है। गुरु तल्लज माने प्रशंसित गुरु, कर सकते हो क्या नहीं प्रयोग? तो इन सब का, ये सभी शब्द जो है प्रशस्त माने प्रशंसा में है, आप इन्हें प्रयोग करिए खूब। एक और आगे बात कह रहे हैं, मतल्लिकादयो नियतलिंगा नतु विशेष्य निघ्ना। भैया घा है, उसने धा लिख दिया है धोखे से, ठीक है। मतल्लिकादयो हो नियत लिंगा, कहा कि ये जो मतल्लिक आदि शब्द हैं वो नियत लिंग वाले, माने ये जो प्रशंसावाचक शब्द इसके बाद में जुड़े वो कैसे हैं? नियत लिंग वाले। नियत लिंग वाले माने उनका लिंग निश्चित है कि वो वही के वही रहेंगे। अक्सर होता क्या है? यल लिंगम यद वचनम या च विभक्तिर विशेष्यस्य, जो लिंग जो वचन जो विभक्ति विशेष की होती है, प्रायः शब्द क्या हो जाते हैं? तल लिंगम तद वचनम सैव विभक्तिर विशेषणस्यापि, विशेषण की भी वही विभक्ति हो जाती है। पर जो शब्द नियत लिंगी होते हैं उनका जो है विशेष्य कैसा भी बना रहे वो चेंज नहीं होंगे। माने ये सत्पुरुष हैं, ये ऐसे शब्द जैसे सत्पुरुष कहीं जाते हैं तो वो चेंज नहीं होते अपने स्वभाव से, कभी डिगते नहीं है। ये नहीं कि अपने स्वभाव को धनियों के सामने गए तो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे। जो यदि सज्जन पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, उनका जो स्वभाव है, एक विद्वान, एक राजा के प्रति जो भाव होगा वही उनका भाव एक निर्धन और सामान्य पुरुष के प्रति होगा। ऐसे नहीं कि पार्टी बदल ले माहौल देख करके ठीक है। हाँ, ऐसे मित्र भी मिलना बहुत मुश्किल है, पार्टी बदल देते हैं तो भाई नियत लिंगी शब्द होते हैं कुछ, उनका लिंग नियत लिंग होता है। और जो शब्द नियत लिंगी नहीं होते हैं, माने जो बदल जाते हैं इस प्रकार के तरीके से, माने विशेष्य को देख करके जो विशेषण के रूप में बदल जाए, ऐसे शब्दों को कहा जाता है विशेष्य निघ्न। विशेष्य निघ्न माने विशेष्य उनका जैसा है जो करेगा, बस रेल के डिब्बे की तरह पीछे पीछे चलना है। तो ऐसे शब्द ज्यादा होते हैं और संसार में ऐसे शब्द भी बहुत हैं, ऐसे लोग भी बहुत हैं संसार में, ठीक है ना, विशेष निघ्न वाले। पर ये शब्द वैसे नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान दो। यहां तो ठीक है, देखो गौ शब्द दो प्रकार का है, गौहु गाय मादा को भी कहते हैं, गौहु नर को भी कहते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि इसलिए इन्होंने गो शब्द को सब जगह पकड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो शब्द दोनों तरीके का होता है, तो उसके अनुसार आप लगा लेना। इसलिए देखो मैंने इसको कहा तो विद्वत तल्लजह कहा है, पुल्लिंग में ही उसे बोला जो है। ये सभी शब्द वैसे ही हैं, पर एक थोड़ा चर्चा हम प्रकांडम के विषय में कर लें। प्रकांडम शब्द कोशकारों ने दो तरीके का दिया है। प्रकांड एक तो प्रशंसावाचक है ही, एक प्रकांड शाखा को भी कहते हैं, कांड माने शाखा, और वो शब्द दो प्रकार का है, कांड भी और कांडम भी। तो थोड़ा यहाँ कोश के वचनों से जो मुझे लगता है शाखावाचक जो है वो तो पुल्लिंग है, और जो शाखावाचक नहीं है प्रशंसावाचक है वो नपुंसक लिंग है। पर कोश में ऐसा दे दिया है दोनों है, वो तो दूसरे तरीके से बनेगा। खैर हाँ। तो हम ये ध्यान दिलाना चाहते हैं, दीक्षित जी ये कह रहे हैं कि ये सभी शब्द नियत लिंग वाले हैं। और जब आप शब्द कल्पद्रुम इत्यादि अमर कोश देखोगे तो इस शब्द को द्विलिंगी में दिया हुआ है। हाँ, तो हम तो ये समझते हैं यदि वो शाखा वाला है तो पुल्लिंग है और प्रशंसावाचक है तो नपुंसक लिंग है, इसलिए वो दो लिंग है। ऐसा नहीं कि प्रशंसा वाला ही दो लिंग में हो, नहीं तो ये वचन से विरोध होगा, समझे। तो इसको ऐसे ऐसे समन्वय कर लेना चाहिए। चलिए अब करे जाति के, कहा कि तुमने ये क्यों कहा कि जो प्रशंसावाचक शब्द हैं वो जातिवाचक के साथ में उनका समास होगा। कहा कि कुमारी चासौ मतल्लिका चा, समास कर दें क्या कि नहीं, कुमारी जाति नहीं। कुमारी शब्द कुमार अवस्था की स्त्री है, वो जाति नहीं है, ठीक है। मतलब आकृति ग्रहणा जाति इन सब कहीं भी नहीं वो समाहित होगी। तो कुमारी मतल्लिका में कोई समास नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। तो ध्यान देने की बात है, वो क्या होना चाहिए, जातिवाचक होना चाहिए। फिर विद्वत तल्लजा पंडित प्रकांड, ये जातिवाचक है क्या पंडित शब्द, और ये क्यों जी, जो हमने पहले जो समास कर डाले हैं, अब जातिवाचक समझ समझ के करना पड़ेगा। पंडित शब्द है क्या जातिवाचक,
कैसे? आकृति ग्रहणा जाति लिंगा नाम सर्वभाग सकृत आख्यात निर्ग्राह्या गोत्र चरण सा। मुश्किल पकड़ना पड़ेगा रे जाति को, कैसे, है ना? ये विचार करके करना पड़ेगा कि वो जातिवाचक है तभी ये समास होगा। समझे बच्चा? हाँ, उसमें कहीं घुस नहीं रहा है, घुसेगा कैसे तो प्रकारांतर विचार करेंगे पश्चात। चल अग्रिम सूत्र और पढ़ लें। अब सूत्र है युवा खलति पलित वलिन जरती भी। इस सूत्र में दो पद हैं। ये युवा जो है प्रथमांत है ये, और ये तृतीयांत है द्वितीय पद। तो सूत्र का अर्थ होता है युवन शब्द खलति पलित वलिन जरती, इनके साथ में है समानाधिकरण होने पर युवन शब्द का इनके साथ में समास हो जाता है। युवन शब्द खलति इत्यादि भी समानाधिकरण समस्यते स तत्पुरुषः, और वो तत्पुरुष संज्ञक भी होता है। कहा कि ये सूत्र क्यों बना रहे हो भाई? कारण क्या है कि आपको युवन शब्द का इनके साथ में समास करना है और ये उसका विशेषण ही होगा। तो विशेषणम विशेषण बहुलम से ही समास सिद्ध है। क्यों इसे बना रहे हो? तो कह रहे हैं भाई कि विशेषण और विशेष्य में कामचार हो जाता है। कभी विशेष्य भी विशेषण बन सकता है, कभी विशेषण भी विशेष्य बन जाता है। और पाणिनि जी ये चाहते हैं जी हर दशा में जो पूर्व में प्रयोग हो वो किसका हो, इसलिए इस सूत्र को अलग से बनाए कि भैया तुम हर स्थिति में पहले ही प्रयोग रहे, अतः ये समास विधान कर रहे हैं। तो इसलिए मूलकार ने पंक्ति दी पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम, कि ये जो सूत्र है वो पूर्व निपात नियमार्थ है। पूर्व निपात नियमार्थ जान गए? माने युवन शब्द के पूर्व निपात के लिए ये सूत्र है। कहा कि इस सूत्र में तो युवन शब्द आया है जो कि पुल्लिंग में पढ़ा गया है। ध्यान देना, युवन शब्द क्या है? पुल्लिंग में पढ़ा गया है। खलती किसे कहते हैं? हाँ जी, गंजा। पलित शब्द माने ये देखो ये पुल्लिंग पड़ेगा, यहाँ पलित पुल्लिंग, वलिन पुल्लिंग, पर जरती इधर स्त्रीलिंग पढ़ दिया है, जरती स्त्रीलिंग पढ़ दिया है। अब बात ये है पुल्लिंग का इन सब के साथ तो समानाधिकरण हो जाएगा, इसके साथ कैसे होगा? क्योंकि वन शब्द पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो इसी सूत्र से ये पता चलता है लिंग विशिष्ट परिभाषया युवती शब्दोपि समस्यते, है ना? क्या कि लिंग विशिष्ट परिभाषा का कोई अस्तित्व है, इससे भी पता चलता है। क्या कि लिंग विशिष्ट परिभाषा से युवती शब्द का भी समास हो जाएगा उसके साथ, जरती शब्द के साथ। वहां पर केवल युव शब्द का नहीं होगा, क्यों? उसका समानाधिकरण नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इस सूत्र को आप ऐसे समझ लीजिए कि खलती पलित जैसे भी जिसमें जो पढ़े गए हैं, युवती शब्द का भी इनके साथ में समास हो जाता है। कहने का मतलब है यौवन इस पुल्लिंग का भी समास हो जाएगा, 1 2 3 4 इन 4 के साथ में, और युवती यदि स्त्रीलिंग होगा तो उसका भी लिंग विशिष्ट परिभाषा के आधार पर। लिंग विशिष्ट परिभाषा क्या है? एक परिभाषा है प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, जहां पर सामान्य प्रातिपदिक का ग्रहण है, जैसे यहां पर युवा का ग्रहण कर दिया तो उससे क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग का भी ग्रहण, लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है। हाँ ले हम आई है ना, ये क्या प्रातिपदिकात पे आई है। और लोक में भी हम देखते हैं कि हम क्या कहते हैं, अरे बच्चों सब इधर आओ, उसमें बच्चियां आती हैं कि नहीं? आती ही है भाई, है? तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग का भी बोध हो जाता है। आजकल कुछ लोग क्या करने लग गए हैं पता है? एक बड़ी विचित्र घटना है कि अब वो ज्यादातर हमारा जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं या जो की भी पुस्तकें लिखी गई वो इस अभिप्राय से लिखी गई आप क्या कहेंगे, आप क्या जानेंगे, माने पुरुष को ध्यान में रखते हुए। क्यों? क्योंकि इन सब वैयाकरणों को पता है पुरुष से स्त्री का ग्रहण होना स्वाभाविक है, उसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। ठीक है, सब नियम बनाए। अब उन्होंने एनसीईआरटी वालों ने देखा कि अरे स्त्रियों की अपेक्षा कर दी गई। अब उन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तकों को कैसे बनाया? आप ऐसा जानेंगी, है ना, आप ऐसा करेंगी। तुमने शायद वो पुस्तकें नहीं पढ़ी हैं, उनको जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा। पर भेदभाव भैया अब हो रहा है, अब कोई थोड़ी ना था। अब तो वो लोग वहां तो धर्म की दृष्टि रहती थी मन में। ठीक है, इसलिए पाणिनि जी के जो सूत्र है ना कि एक शेष प्रकरण में तुम पढ़ोगे जो है कि माता च पिता च पितरऊ, मतलब मातृ का लोप हो जाता है एक शेष, पितरऊ से ही दोनों का ग्रहण होता है, माता का भी ग्रहण हो जाता है। ऐसे बहुत सारे वचन हैं वहां पर अब तुम देखो क्या स्थितियां घट रही हैं, देखते जाओ। अब ये
हो चुका है आरंभ कलयुग का। हाँ, कुछ विशेषता बताई जाएंगी, दर्शाई जाएंगी। तो भैया हमारे यहाँ तो लिंग विशिष्ट परिभाषा है, तो हम जो काम युवक को करेंगे युवती से भी वही काम कर लेंगे। उसके लिए अलग से कुछ सूत्र में दो पद ग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो इससे क्या होगा देखो, अब विग्रह देखते जाओ। युवा चासौ खलतिश्च, ठीक है। और ये पुल्लिंग वाला पहले बना रहे हैं। युवा चासौ विग्रह कर लिया, खलती माने रे है गंजा। जो युवा है और गंजा भी हो गया है, युवा भी है, बस युवावस्था में गंजा होना सही बात नहीं है, पर क्या करें, कलयुग का ऐसा असर कि जल्दी से बच्चे लोगों के बाल झड़ जाते हैं यहाँ से है तभी प्रयोग बनाया है। कुछ रोग लग जाता होगा, जानबूझ के हो रहा है, पर वो तो वहां पर नैमित्तिक है, प्रयोग में तो कौन रोकेगा। पर वो दरअसल वैसा नहीं है, मतलब वो तो स्थायी नहीं है ना, पर वो जो हो रहा है वो स्थायी नहीं है ना। अब मनीष गुरुजी चले गए, अब क्या ही कहें नहीं तो उदाहरण अच्छा समझ में आ जाता चलो, प्रयास के लिए आपको कह रहे थे कि आपको युवक खलती समझ में आ जाए, ठीक है। हाँ, परमार्थम न गृह्यताम बचा। चलिए, युवा चासौ खलतीश्च युवक खलती, ठीक है। तो खलती शब्द का अर्थ है, और यहाँ क्या हो गया आप समझ गए, युवन शब्द का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा क्योंकि वो प्रथमांत है। चलिए, और युवती चासौ खलती च युवक खलती, ऐसा वैसे मिलता नहीं है कि कोई स्त्री खलती हो, है ना। एक आध उदाहरण मिले तो मिलेगा, पर ऐसे मिलते नहीं है। हमने बहुत देखा, लड़कों को तो बहुत देखा, लड़कियों को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि लड़कियों के, मुझे एक लगता है लड़कियां क्यों नहीं गंजी होती, एक तो वो माइंड पे ज्यादा टेंशन नहीं लेती, जो कुछ भी है तुरंत कह देती हैं, रो जाती हैं, तो वो जो है टेंशन आंसुओं के जरिए बाहर निकल जाती है, ठीक है। दूसरा मुझे कुछ लगता है सर में होते हैं जू, है ना, वो किसी के भी हो सकते हैं, पर महिलाओं को थोड़ा ज्यादा रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि उनकी खेती तैयार है इसलिए अब भैया जुआ प्रार्थना करता है रक्षा के लिए, मतलब मैं जो सोचता हूँ ये मेरे भाव है, मैं वैसे प्रयास की दृष्टि से कह रहा हूँ कि इस पाठ को तुम भूलो ना बस, ठीक है। जुआ प्रार्थना करता होगा, हे प्रभु हमारा पेड़ न उखड़ जाए, मतलब उनके लिए वो घास पेड़ सब ये है ना, तो इसलिए उनके बाल बच्चे रहते हैं उनकी प्रार्थना सफल होती है तो ये वाला उदाहरण जो है कम संगत होता है तो बन जाएगा क्या, अच्छा, युवती को पुंबत भाव जरूर करना है। किस सूत्र से? तभी जो पढ़ा, क्या है सूत्र? पुंबत कर्म धारय जातीय देशीयेषु, इस सूत्र से, ठीक है। हाँ, ये मत भूलना पुंबत भाव करना, क्योंकि समानाधिकरण तत्पुरुष आप पढ़ रहे हो जो कि कर्मधारय संज्ञक है। ऐसे ही युवती चासौ जरती च, जो युवती भी है और जरती भी है, ये कैसे संभव है? हम कहेंगे तो बूढ़ी, ये तो युवती होते हुए भी वृद्धा है, ये तो ऐसा कहने हो गया। ऐसा भी संभव होता है क्या? क्यों? कुछ ऐसी लड़की आपने नहीं देखी जो आपको लगे युवती चासौ जरती चा का उदाहरण हो? आगे दीक्षित जी समझा रहे हैं, युवत्यामेव जरती धर्मोपलम्भेन, दोनों अलग अलग धर्म है। युवावस्था में ही जो बुढ़ापे का अनुभव करती हैं, कैसे? अरे लड़कियों को भी स्ट्रांग होना चाहिए, भैया ये बैग नहीं चल रहा, तुम ही ले जाओ इसे, हाँ भैया वो चल रहे हैं, यही तो वृद्धावस्था का अनुभव है? अपने आप के अस्तित्व को खत्म, अरे व्यायाम करो, अच्छे मानसिकता के साथ रहो, क्यों नहीं, बढ़िया हो जाओगे। भारत देश का वासी ऐसे कैसे जो है, जहां पर स्वयं सेवी की भावना है और खुद ही अपनी सेवा, स्वयं सेवी का उल्टा अर्थ करवा रहा है, स्वयं की सेवा करवाना, जबकि उसे क्या करना चाहिए? स्वयं प्रेरित होकर के दूसरों की सेवा करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। क्यों? हम तो जो बराबर की भावना देखते हैं, हम तो कहते हैं ये दोनों शक्तियां अलग अलग हैं, पुरुष शक्ति अलग है और महिला शक्ति अलग है, हर शक्ति का अलग अलग काम है। जैसे देखो, ब्रह्मास्त्र होता था तो नारायणास्त्र भी होता था, पाशुपतास्त्र भी होता था, भैया हर अस्त्र का एक अलग काम है। अब तुम क्यों बराबरी पे तुले हो? भैया वो बहुत सारे क्षेत्रों में आगे है बराबरी कहना का मतलब तुम उन्हें पुरुषों की श्रेणी में क्यों खड़ा कर रहे हो? स्त्री शक्ति एक बड़ी विलक्षण है, ऐसे सोच ही नहीं रहा समाज। ऐसी मानसिकता जो अंग्रेज घुसा गए यहाँ के लोगों में, बस वही सोच के चल रहे हैं कि भैया यहाँ ये लोग कहाँ से आए थे? कि विदेश से आए थे। ये कौन? आर्य लोग। यहाँ के लोगों का जो विदेश से आए हुए लोग हैं वो रिसर्च करके बता रहे हैं कि ये विदेश से आए थे। क्यों? वो खुद विदेश से आए। तो एक जो है, जो चोर होता है ना, चोर, वो दूसरे को चोर ही समझता है बड़ी बड़ी स्थितियां खराब हैं, इन सब पर बात करेंगे, व्याकरण पढ़ा लें तुम्हें। तो भैया युवत्यामेव जरती धर्मोपलम्भेन तदरूपात सामानाधिकरण्यम,
ये तद्रूपात है क्या है, तदारूपात है, क्या पाठ है ये? तद्रूपात ही है ना। कहने का मतलब यही है कि युवती में जरती धर्म का उपलम्ब होने से, मतलब युवती में ही से जिसमें जरतीत्व धर्म मिल रहा है वृद्धावस्था का, इसलिए उस भावना से उसे क्या कहा जा रहा है, युवा जरती कहा जा रहा है। समझ गए ना। बाल मनोरमाकार भी कहते हैं कि ननु युवती कथम जरती, कि तुम उसे युवती भी कह रहे हो, वृद्धा भी कह रहे हो, और भी कहना क्या चाहते हो, तो ये भावना है उसे कहने की। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं, युवती को ही क्यों लाओ, युवक को भी लो, वो वृद्धा युवावस्था में ही वृद्धावस्था का अनुभव करते हैं बहुत सारे लोग। हमारे कुछ सहपाठी भी थे, है ना, तुम्हारे भी, तो ऐसे भी होते हैं भैया। अतः ये उदाहरण बड़े संगत है इस युवा खलती पलिन जरती भी के।